अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू शारा दस्तूर। मैं हूं मोना आलम। तमाम देखने वालों को वार्म वेलकम। नाजरीन, आज पाकिस्तान टेलीविज़न की हम 57वीं सालगिरह मना रहे हैं और लिहाजा हमारे लिए ये इसलिए आज का दिन, आज का प्रोग्राम बहुत ख़ास अहमियत का हामिल है। अगले जब सेगमेंट का रुख करेंगे तो इंशाल्लाह इसके ऊपर हम तफसीली बात करेंगे कि 57 ग्लोरियस ईयर्स ऑफ पाकिस्तान टेलीविज़न और अब हम उस ग्लोरी को, उस पूरे एक विजन को जो कि बतौर स्टेट ब्रॉडकास्टर पाकिस्तान टेलीविज़न का है, उसको किस तरह से मज़ीद आगे बढ़ा रहे हैं और पाकिस्तान टेलीविज़न का हमेशा अपने इस विजन पर किस तरह से गामजन रहा है ऑल दीज ईयर्स। लेकिन पहले सेगमेंट में नाजरीन थोड़ी सियासी जो बात है वो कहें और थोड़ा सियासी मंजरनामे का रुख करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंटली आज की सबसे अहम इस हवाले से जो डेवलपमेंट है वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मरियम नवाज साहिबा और जनाब शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ तौहीन अदालत की जो दरख्वास्त थी उसको निपटाया गया है। और ये जो दरख्वास्त थी, जिस दरख्वास्त गुजार ने ये जो पिटिशन थी ये दायर की थी, उसमें ये उन्होंने मौक़िफ़ लिया था कि चाहे हाजिर सर्विस हो या साबिक हो, चीफ जस्टिस के जो कंटेम्प्ट है वो उनके ऊपर वो अप्लाई हो सकती है। और लिहाजा मरियम नवाज साहिबा ने और उनकी पार्टी में से तमाम अक्सर व बेशतर लोगों ने, जिसमें उन्होंने शाहिद खाकान साहब का नाम साथ शामिल किया, ये कहा कि उन्होंने कंटेम्पशस गुफ्तगू की है साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जनाब साकिब निसार के हवाले से। जब ये कहा था उन्होंने कि उनको बाकायदा इस हवाले से उनको नोटिस जारी किया जाए साकिब निसार साहब को। खैर नाजरीन, हैविंग सेड दैट, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस दरख्वास्त को इम्पॉर्टेंटली ये कि उन्होंने इसको मुस्तरद किया है और उन्होंने ये कहा है कि हाजिर सर्विस जज के लिए या हाजिर सर्विस चीफ जस्टिस के लिए तो ये चीज़ एप्लीकेबल है, लेकिन कंटेम्प्ट का या तौहीन अदालत का जहाँ तक मामला है, कोई भी साबिक चीफ जस्टिस इस हवाले से इसका जो है वो उनके ऊपर ये बात लागू नहीं हो सकती है। तो लिहाजा ये एक इम्पॉर्टेंट रिमार्क्स थे जो कि चीफ जस्टिस जनाब अतहर मिनल्ला की तरफ से आज इस समात को मुस्तरद करते, आज इस दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए समात के दौरान किए गए। और इम्पॉर्टेंटली उन्होंने एक और इजाफा इसमें किया कि जुडिशरी को अपने हवाले से जो तनकीद है या जो इंडिविजुअल कैपेसिटी में की हुई जो डिफरेंसेस हैं उनको एक्सेप्ट करना चाहिए जुडिशरी को, ताकि ज़्यादा इसमें ट्रांसपेरेंसी हमारे अदालती निज़ाम में आ पाए। ये खासे इंपॉर्टेंट नाजरीन रिमार्क्स हैं, लेकिन बड़ी बात करने की अब इसमें यह है कि साकिब निसार साहब साबिक चीफ जस्टिस, उनके हवाले से ये ना ऑडियो जो गर्दिश कर रही है उसका मामला या उसका जो मुअम्मा है वो अब हम देखते हैं कि PMLN की तरफ से खासा उठाया जा रहा है, बल्कि PDM की तरफ से भी खासा उठाया जा रहा है। इंपॉर्टेंटली PDM का जो अपना इजलास रहा और जो स्टीयरिंग कमेटी का इजलास रहा, उसमें एक मरतबा फिर कोई भी हिकमत अमली देने में PDM नाकाम रही है और ये कहा गया है कि 6 दिसंबर को अब अगले लाए अमल का ऐलान किया जाएगा। यानी कि तारीख पर तारीख एक तरफ PDM दिए चली जा रही है और कोई हिकमत अमली सामने नहीं आ रही है। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो ये इस तरह के मामलात हैं जिनका ताल्लुक अदालती उन सज़ाओं से है जो कि जनाब नवाज शरीफ को दी गई हैं या उनके ख़ानदान को या फिर मरियम नवाज साहिबा को दी गई हैं, उन तमाम मामलात के ऊपर ज़्यादा एक फ़ोकस नज़र आ रहा है। स्ट्रैटेजी नहीं है, लेकिन अदालती जो फैसले हैं उनको एक कंट्रोवर्सी के तहत उनको उलझाने की सी कोशिश नज़र आती है। एक तो इसके ऊपर एक कैंडिड बहस करेंगे कि जितने रिमार्क्स हैं और जब ये अब ऑडियो भी जो टेप है जो कि सामने आई है साबिक चीफ जस्टिस जनाब साकिब निसार की, उसके ऊपर साकिब निसार साहब का मौक़िफ़ हम तमाम के सामने है। लेकिन उस हवाले से एक तो किस तरह से हमें आगे बढ़ना चाहिए और इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कैसे आगे बढ़ना चाहिए कि जो साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान थे जनाब राना शमीम, उन्होंने भी इस हवाले से इसी तरह का एक सिमिलर एफिडेविट दायर किया था और उस एफिडेविट में उन्होंने इस तरह से कोई सिमिलर से इंकिशाफात किए थे। लेकिन बात नाजरीन करने की ये है कि ये जो तमाम इंकिशाफात थे उस वक्त थोड़ा सा इनके अंदर जो वज़न था वो कम हो गया जब राना शमीम साहब के साहबजादे खुद ये कहते हुए नजर आए कि उनके वालिद साहब बाकायदा रुकन थे PMLN के। तो क्या यहाँ पर इस एक बायस को हम लोग प्ले आउट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? ये एक अहम सवाल है जो कि हम करेंगे अपने इस पहले सेगमेंट के तहत। और इसमें मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जनाब सैयद यावर अब्बास बुखारी। मुझे लाहौर स्टूडियो से आपने ज्वाइन किया है और आप मिनिस्टर हैं प्रोविंशियल पंजाब के और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरपर्सन भी हैं पंजाब असेंबली में। बहुत शुक्रिया यावर अब्बास बुखारी साहब, अ वेरी पर्टिनेंट वॉइस फ्रॉम हिज पार्टी। और नाजरीन, जावेद अब्बासी साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं बजरिया स्काइप, बैरिस्टर जावेद अब्बासी रिप्रेजेंटिंग द PMLN और वंस अगेन अ वेरी पर्टिनेंट वॉइस ऑफ हिज पार्टी। और सिंस यू आर अ बैरिस्टर तो लिहाजा इस हवाले से हमें बेहतर बता पाएंगे। शुक्रिया आपका जावेद साहब, आपकी मौजूदगी के लिए, आपके वक्त के लिए। मैं आप ही से बात का आगाज़ करना चाहती हूँ क्योंकि मौजू का ताल्लुक आपको पता है कि आपकी जमात से ज़्यादा है और ये जो
खास ये जो दायर की गई दरख्वास्त भी थी, इसका भी ताल्लुक आपकी जमात की लीडरशिप से था। इस तरह की एक जो भी ये तमाम मैटर है, आप क्या समझते हैं लीगली स्पीकिंग, अब इसको किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए? ये जो ऑडियो टेप है, क्या आप समझते हैं कि इसका एक और मरतबा फॉरेंसिक कराना, ये तमाम चीज़, क्योंकि आप लोग बार बार यही चीज़ डिमांड कर रहे हैं, लेकिन क्या हम लोग रूल आउट कर सकते हैं इस बात को कि जो साबिक चीफ जस्टिस जीबी थे वो बाकायदा रुकन थे पीएमएलएन के, और क्या इस बात को भी रूल आउट किया जा सकता है कि जो रसीदें मांगी गई थी या फिर जो मनी ट्रेल मांगी गई थी वो नहीं मिली थी दरअसल पैनामा केस में, जिसकी वजह से फिर कन्विक्शंस हुई हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव है आपका सवाल और उसके कई डायरेक्शन हो सकती हैं। पहले तो मैं सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो आज डायरेक्शन जो आप एक उनके पास एक आई थी पिटीशन जो उन्होंने डिस्पोज ऑफ की है उनकी, जो उसमें उन्होंने कहा ये बिल्कुल ठीक है कि जब कोई जज रिटायर हो जाता है तो उसकी भी हैसियत एक आम शहरी की तरह होती है। एहतराम जज से ज्यादा अदालत का होता है, और जब तक वो अदालत बैठा होता है, जो चीफ जस्टिस हो या कोई जज हो, तो कंटेम्प्ट उसकी है कि अदालत का एहतराम किया जाए, अदालत के बारे में कोई ऐसी बात न की जाए। अफराद के बारे में डिस्कशन होती है, डिस्कशन होती रही है, और इवन अदालत की जो जजमेंट आती है उन पे भी आप फेयर कमेंट्स कर सकते हैं, आपकी ये इजाजत है। आप एक खास लेकिन आप जजेस के कंडक्ट को, और जब उनका कॉन्स्टिट्यूशन ने माना किया है, कानून उसने बॉल लगाई है कि आप उनको आप डिस्कशन के अंदर नहीं ला सकते, नहीं लाना चाहिए, और ना ही कोई ऐसा स्कैंडल उनके बारे में ऐसा खड़ा करना चाहिए, ना ऐसी बात करना चाहिए जिसका अदालत के एहतराम में कमी है। तो वो ठीक, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल बहुत ही मुनासिब फैसला था, और मुझे यकीन था कि यही फैसला आएगा। मुझे कभी भी यकीन नहीं था कि इस पिटीशन को एंटरटेन किया जाएगा। दूसरा जो मामला है जी साकिब निसार साहब वाला, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहे। ये जो एफिडेविट आया है राणा साहब का, ये बहुत सीरियस डॉक्यूमेंट उन्होंने कहा है, और वो कहते हैं कि मैं स्टैंड करूंगा, और शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें बुलाया हुआ है, वो बुला के अपनी बात पे खड़े हो जाएंगे और वो कहेंगे। ये मामले में कुछ सिटिंग जजेस साहिबान शामिल है, एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का मामला है, एक चीफ जज राणा साहब उस वक्त खुद थे, उनका मसला है। ये किसी पार्टी किसी जमात का मामला नहीं है, और ना ही हमने कभी कहा कि इमरान खान साहब उन्होंने जमात से ये काम करवाया है। बदकिस्मती हुआ कि वो उनकी जमात हमें लिंक कर रही है। जो मैं पहले दिन से कह रहा हूं, मैं अपनी बात दोबारा रिपीट करूंगा, मैंने शायद आपके प्रोग्राम में भी कहा है कि मेरी जाती ख्वाहिश भी, और मैं चाहता हूं कि सच का पता चलना चाहिए। अगर ये टेप जाली है, अगर ये टेप किसी उसने इस्तेमाल किए हैं, और ये बात गलत है और ये बात ऐसी नहीं है, जिन लोगों ने इल्जाम लगाया है उनको भी लटकाना चाहिए। और अगर ये बात सच्ची है, ये बात हकीकत है, जो उन्होंने कहा है वो ठीक है, फिर जिन किरदार ने और जिन लोगों ने ये काम किए हैं, ये सजाएं दी हैं, वो सारा मामला डिस्कस होना चाहिए, और उनके लिए भी फिर सख्त सजा का मुतय्यन करना चाहिए। अब अगर एक ब्लेम गेम में हम दूसरों को इल्जाम दें, वो हमें इल्जाम दें, तो इससे तो मुल्क का भी नुकसान होगा और अदारा का भी, और किसी की बेहतरी नहीं होगी। इसका बेहतरीन फोरम यही है कि अब तो पाकिस्तान बार कौंसिल ने भी और सुप्रीम कोर्ट बार ने भी डिमांड की, मैं कोई एक इंडिपेंडेंट कमीशन बनाया जाए। मैं तो सिर्फ कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस पर जरूर एक्शन ले, सही उनको लेनी चाहिए, क्योंकि ये मामला उस वक्त के चीफ जस्टिस का मामला था, आप साकिब निसार का मामला नहीं रहा। उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की पोजीशन पे वो थे, और उन्होंने चीफ जज को अगर ये बातें कही हैं, ये बहुत अलार्मिंग सूरत हाल है। लिहाजा दूध का दूध और पानी का पानी पता चलना चाहिए, ताकि हम ब्लेम गेम से निकल सकें। सही। अब हमें एक आपने बार आपने कहा कि उनका तल्लुक किसी सियासी जमात से है, उनके बेटे ने क्या कहा मैंने वो सुना नहीं है। मोना साहिबा, आप जानती हैं कि मैं खुद वकील रहा हूं, और मुझे नहीं पता कि खाविर साहब को भी वकालत से तल्लुक है या नहीं। हर वकील जज बनने से पहले किसी न किसी सियासी जमात से उसका ताल्लुक होता है। मैं 6 साल जजेस अपॉइंटमेंट कमेटी का मेंबर रहा हूं, मैंने तमाम जुडिशरी की मुतल्लिका जितने आज लोग बैठे हुए इनके साथ सारी अपॉइंटमेंट खुद बड़े करीब से देखी है। जब भी उनकी रिपोर्ट आती थी हमारे पास, सबसे पहला मामला आता था कि इनका सियासी जमात से तल्लुक है, इनका तल्लुक रहा है। कोई एक्टिव रहे ज्यादा, कोई एक्टिव नहीं रहे, लेकिन हम सारे लोग इस सोसाइटी का हिस्सा है। अब कौन सा साफी है, साफत से पहले उसकी किसी पार्टी से एफिलिएशन हो सकती है, किसी जज से उस पार्टी की एफिलिएशन हो। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ये चीज आप कह रहे हैं कि मैटर नहीं करती है, लेकिन जावेद साहब ये बात है कि उसके बाद एक
पार्टी एफिलिएशन की जो बात है वो आ जाती है। और मनी ट्रेल दरअसल तो क्योंकि इन प्रिंसिपल जो कन्विक्शंस हैं वो इस हवाले से हुई हैं। आई लर्न मोर फ्रॉम यू, मैं आपकी तरफ लौटूंगी इस नुक्ते की तरफ, क्योंकि पीडीएम का भी ज्यादातर रुझान और ज्यादातर जो उनकी एक इंक्लिनेशन है वो इन तमाम ऑडियो लीक्स पे या राना शमीम साहब के एफिडेविट पे नजर आ रही है। जो आपकी स्ट्रैटेजी है वो तो सिरे से मिसिंग है। ये एक खासा अहम सवाल है। यावर साहब, तो क्या स्ट्रैटेजी या पीडीएम की यही बची है? एक तो ये बताइएगा, और दूसरा ये जो एक बात है ये भी काफी लेजिटिमेट है जो बैरिस्टर जावेद अब्बासी कर रहे हैं कि सच नॉनदलेस उसका पता लगना चाहिए, सच्चाई सामने आनी चाहिए। तो क्यों ना इस पे जुडिशियल कमीशन बन जाए या फॉरेंसिक अगर इसका हुकूमत दोबारा करवा ले, क्योंकि हुकूमत भी तो ये कह रहे हैं ना कि ये कंपाइल हुई है, ये जो ऑडियो टेप है, कुछ चैनल्स ने ये चीज रिवील की है, तो आप भी इसका फॉरेंसिक करवा ले, क्योंकि जिस सहाफी ने रिवील की है उन्होंने भी तो यही कहा है कि वो तो फॉरेंसिक करवा के आए हैं दरअसल इस ऑडियो का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फरजहुम। मैं इस मामले में बिल्कुल बैरिस्टर जावेद अब्बासी से एग्री करता हूँ। सच सामने आना ज़रूरी है। हमारी कौम, हमारी आवाम को हर कोई इतना बेवकूफ़ बना रहा है, जिस किस्म के ऑडियो लीक्स आ रहे हैं, वीडियो लीक्स आ रहे हैं, और जिस तरीके से लोगों को गंदा किया जा रहा है। देखें, कोई भी चीफ जस्टिस हो, देखें पाक नबी का फरमान है, बदबख्त तरीन वो इंसान है जो अदालत बेचे। ये नबी पाक फरमाते हैं। और अगर नबी पाक ये बात फरमाते हैं तो हमारे जो भी चीफ जस्टिस रहे और उन लोगों ने गलत फैसले किए, उनको आया ये चीज़ें दिमाग में नहीं आती है कि हम लोगों ने मरना भी है, कब्र में भी जाना है, हिसाब व किताब होगा, और रोज़े महशर हम खुदा को क्या शक्ल दिखाएंगे। देखिए, जिस हज़रत अली अलैहिस्सलाम का फरमान है, कुफर का निज़ाम तो चल सकता है लेकिन बगैर अदल के निज़ाम नहीं चल सकता। ये सारे जो सिस्टम्स चल रहे हैं और जितनी तबाही मच गई है इस मुल्क में इंस्टीट्यूशंस की, ये डिग्रेडेशन पिछले 40-50 साल से हो रही है। और ऐसा ऐसा इस हालत पे बात आ गई है कि जो पॉलिटिकल पार्टी आती है वो अपने मर्जी से जस्टिस लगाती है, और वो फिर उनका वेस्टेड इंटरेस्ट होता है उसके अंदर, और ये जो वेस्टेड इंटरेस्ट है वो फिर उनकी डिसीजंस को भी डिक्टेट करता है, और वो इंसाफ ना होता हुआ कई दफ़ा क्लियरली नज़र आता है। ये जो बात हुई है, ये ऑडियो लीक जो है फॉर्मर चीफ जस्टिस की, देखें ये जुडिशरी के ऊपर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, और अगर ये सच है तो बहुत बड़ा धब्बा है, और लोगों का कॉन्फिडेंस ख़त्म हो रहा है। ऑलरेडी नहीं है ना जस्टिस के अंदर, जुडिशरी के अंदर कोई कॉन्फिडेंस है, ना लॉ की किसी चीज़ के अंदर कॉन्फिडेंस है, ना वकीलों में कॉन्फिडेंस है, क्योंकि वकील को आप हायर करते हैं, केस चल रहा है, वो मुखालिफ के हाथ में बिक जाता है। अभी ये प्रॉब्लम्स जो है, अभी पॉलिटिशियंस हैं वो कहते हैं जी करप्ट है, झूठ बोलते हैं। तो हम लोगों को हर इंस्टीट्यूशन को अपने आप को बिल्कुल शफाफ बनाना है। आपकी बातों से सर हम ये इंटरप्रेट कर पा रहे हैं कि आपको लगता है इसमें फाउल प्ले हो सकता है। बिल्कुल फाउल प्ले हो सकता है इसके अंदर। व्हाई डजंट द गवर्नमेंट सेट अप अ कमीशन या इसका फॉरेंसिक ऑडिट आप दोबारा करवा लें? क्योंकि आपने तो कहा और कुछ चैनल्स ने ये कहा कि ये जो ऑडियो है ये जोड़ तोड़ कर बनाई गई है। देखिए, मैं तो साथ में हूं, मैं तो इस बात के हक में हूं। देखें, अगर जोड़ी तोड़ी गई है तो वो खुले, अगर नहीं जोड़ी तोड़ी गई है तो वो भी बात खुले। जो जावेद अब्बासी भाई ने बात की है, आई टोटली एग्री विद हिम। सच सामने आना जरूरी है। दूध का दूध जब तक नहीं होगा, लोगों का एतमाद खत्म होता जा रहा है। देखिए, मेरा जो गिला है PMLN से, इन लोगों ने हर चीज़ में जस्टिस को डिले करने की कोशिश की है। आप कोर्ट केसेस देख लें, कोई ना कोई नई कंट्रोवर्सी उठाते हैं ताकि वो इनके केसेस जो हैं वो डिले होते रहे। दिस हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद जावेद अब्बासी साहब, लेकिन मैं एक इनकी लीडरशिप की मैं बात कर रहा हूँ। हम कहते हैं जल्दी से जल्दी चीज़ हो, हमारे पास फोरेंसिक एक्सपर्टीज एज अ मुल्क, ये वाइट कॉलर क्राइम एंड ब्लू कॉलर क्राइम की वो फोरेंसिक्स करना, हमारे पास वो एक्सपर्टीज नहीं है। ये किसका कसूर है? ज़माने से हम लोगों के इंस्टीट्यूशंस को बनाने के बजाय तबाह किया गया। आप अपना PTV उठा के देख लें, एक ज़माने में दुनिया का माना हुआ एक चीज़ थी, और कैसे सेलेक्टिवली अपने मर्जी से लोगों को भर्ती करके आप अभी अपने स्टूडियोज देखें, वन ऑफ द बेस्ट बिल्डिंग्स, लेकिन आप उसके पास देखें काम ही कोई नहीं है सिवाय चंद चीज़ों के। और बाकी चैनल जहां पे वो मेरिट को वो देख रहे हैं एक्सक्यूज मी, और मार्केट के अंदर अच्छे लोगों को उठाते हैं और प्रोग्राम्स की बनाने की उनको इजाजत है, वो कहां से कहां पे पहुंच गए। तो जहां पे मेरिट को देखा जाता है वहां पे इंस्टीट्यूशंस बिल्ड होते हैं, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो पार्लियामेंट हो। जी यस, ठीक है, ये बड़ी बड़ी वैलिड बात है यावर साहब। बिल्कुल, आई टोटली एग्री। मैं तो इस बात के ऊपर जोर डालता हूं कि
मैं जरा पूछूं जावेद साहब से, बड़े इंपॉर्टेंट आपने कुछ एस्पेक्ट्स उठाए हैं और आपने बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स आपने रेज किए हैं। बैरिस्टर जावेद अब्बासी, ये एक परसेप्शन है, एक तो आपने सुना यावर साहब मुकम्मल हिमायत कर रहे हैं, एंडोर्स कर रहे हैं आपकी इस डिमांड की कि सच सामने आना चाहिए और कमीशन बने, फॉरेंसिक हो, ये काम करने वाले हैं। उन्होंने बाकायदा मतलब एज गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत को, उनकी अपनी हुकूमत को ये करने चाहिए। ये बताइए जावेद साहब कि एक ये भी तो इंप्रेशन है कि मरियम नवाज साहिबा के केसेस पड़े हुए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और वो बार बार उसके अंदर से कोई एक्सक्यूज मांगती हैं और कहती हैं कि वो आगे डिले कर दें। तो एक ये इंप्रेशन जरूर कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स में पाया जाता है कि दरअसल ये ऑडियोज का मामला ये वहीं से ओरिजिनेट हुआ है। दरअसल वो एक इंप्रेशन देना चाहते हैं एट लार्ज आपकी जमात की तरफ से कि तमाम पिछले केसेस भी फाउल प्ले के तहत थे, तो अभी आने वाला केस भी फाउल प्ले के तहत होगा और एक तरह से जो जुडिशरी है वो अंडर प्रेशर आ जाए। देखिए मुन्ना साहिबा, सियासी जमातें एक दूसरे पे इल्जाम भी लगाती रही हैं, एक लीडर्स के ऊपर भी इल्जाम लगते रहे हैं, शायद आइंदा भी लगते रहेंगे। बदकिस्मती से सच और झूठ का पता कम चलता है, लेकिन हम एक दूसरे की पगड़ियां उछालते रहे और मेरा ख्याल है शायद आगे भी ऐसा चलता है। लेकिन ये जो ऑडियो और वीडियो है, ये फिर मैं दोहराऊंगा कि ये एक बहुत ही बड़े, जिसका बहुत बड़ा एहतराम है सोसाइटीज के अंदर। वो एहतराम सिर्फ इसलिए है कि हम में से हर आदमी ने इंसाफ के लिए वहां जाना है, हमें पसंद हो या ना पसंद हो। और जिन मुल्कों में इंसाफ की कमी आ जाए, इंसाफ ना मिल सके, वहां फिर जंगल का कानून होता है, वो माशरा ज्यादा सरवाइव नहीं कर सकता। ये एलिगेशन जो है ये मेरे या खावर साहब पे या किसी सियासी जमात के ऊपर नहीं है। ये एलिगेशन सारे इस अदालतों के बड़े सीनियर जजेस साहिबान ने एक दूसरे पे उठाए। अब देखिए ये ऑडियो जो आई है, इसका तल्लुक आपकी बिरादरी के लोगों से है। एक जर्नलिस्ट है, उन्होंने कहा है कि मैंने फोरेंसिक कराया है, वो इस बात पे स्टैंड करते हैं और जो अखबार ने शाया किया है वो भी आपके से तल्लुक है। अब हम क्या डिमांड कर रहे हैं? वो कहते हैं सच है, कुछ लोग कहते हैं सच नहीं है। मैं ये डिमांड भी करता हूं और मेरी ख्वाहिश भी है, और मैं खावर साहब से बिल्कुल इस बात से एग्री हूं कि इस सच का तो कहीं पता चल जाना चाहिए। अगर तो इन्होंने गलत बनाई है, इन्होंने गलत इसको जोड़ा है, इन्होंने गलत काम किया है, आइंदा इनको इतनी सजा मिलनी चाहिए कि कोई दूसरा आदमी जरूरत ना कर सके। हर एक की क्यों वो पकड़ी उछाले, क्यों ऐसा करे? और अगर ये बात सच है, अगर ये वाकई इस तरह मामला इस मुल्क के चल रहे हैं, फिर उन केसेस में कोई जान नहीं रह गई है, उन सजाओं में कोई जान नहीं रह गई है। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान अगर खुद कहते हैं मैं बेबस हूं, तो फिर किसकी तरफ हम देखें? तो ये इसलिए हम कह रहे हैं कि ये बहुत सीरियस मामला है। इस मामले की अब देखिए, हमने ठीक है, इसका एक मसला ये है कि आप लोग भी डिमांड भी करते हैं, अभी आपने बात भी की है। अगर हम अपने केसेस के साथ इनको लगाना शुरू कर दें तो हर आदमी के जहन में ये आएगा और आना भी चाहिए, और वो कहेगा कि ये तो मुस्लिम लीग ने अपने आप को बचाने के लिए अपने केसेस के साथ इसको इसलिए नहीं किया कि अपने केसेस से जान छुड़वाना चाहते हैं। हमने इसलिए हमको अदालतों में नहीं ले गए। हम कहते हैं कि हमारा तो केस पेंडिंग है, हम खुद अपने आप को साबित करेंगे, और हम ना साबित कर सके हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में हमें सजा मिली हुई है, हमें सजा मिले, लेकिन अगर हमने अपनी बेगुनाही हाई कोर्ट में इन ऑडियो और वीडियो के बगैर साबित कर दी तो फिर हमारे केसेस तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन ये रिकॉर्ड पे सही। जावेद साहब एक जुमला इस पर फरमा दें कि पीडीएम का कोई और एजेंडा अभी तक सामने नहीं आया है। आप लोग स्टीयरिंग कमेटी के इजलास पे इजलास कर रहे हैं, लेकिन कोई स्ट्रेटजी देने से कासिर है। अभी तक सिर्फ स्ट्रेटजी जो नजर आ रही है वो यही नजर आ रही है कि जी पिछले जो कन्विक्शंस थी वो दरअसल गलत हुई थी। देखिए वो एक मामला भी जरूर डिस्कशन हुई है, उसमें डिस्कशन में जरूर आया है, लेकिन कन्विक्शन का मामला नहीं है। वो ना पीडीएम के कहने से खत्म होती है, ना मेरे कहने से खत्म होती है। वो मामले अब अदालत में है, अदालत ही उनको देखेगी और अदालत ही खत्म करेगी। अगर हम बेगुनाह हुए तो अदालत हमें छोड़ेगी, और अगर हम गुनहगार हुए तो अदालत हमें सजा देगी। इसका पीडीएम क्या कह रही है? हम कोई गैर आईनी इकदाम नहीं करेंगे। अगर किसी की ख्वाहिश हो कि हम आज जुलूस लेके जाएं और कहेंगे प्राइम मिनिस्टर हाउस को हम हमला करेंगे, अटैक करेंगे, उनको ताकत से निकालेंगे, इस मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर का सीरियस मसला पैदा करेंगे, हम सब सियासी लोग हैं, हमने इस मुल्क में सियासत करनी है, हम वही काम कर सकते हैं जो आईने पाकिस्तान, जो कानून ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। और एक बात जो कह दूं, ये इसलिए कह रहे हैं कि इस वक्त बेशुमार महंगाई है, इस वक्त मुश्किलात बहुत है, पाकिस्तान के लोग बड़े तकलीफ में हैं, गुर्बत बहुत फैल रही है। एक आदमी अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं कर सकता। हर रोज की बुनियादों पर जो महंगाई आ गई है, इकोनॉमी का हाल बुरी तरफ है। हम कहीं कह रहे हैं कि अगर इस राइट जावेद साहब मुझे अलाउ कीजिएगा मैं इसका जवाब एक क्विक ले लूं यावर साहब से, फिर मैं कंक्लूड करती हूं सेगमेंट। यावर साहब,
ये पीडीएम में, यही सवाल मैं आपसे एक दूसरे सेंस में पूछना चाहती हूँ कि क्या पीडीएम और ये जो अपोजिशन की तमाम मूवमेंट है, आपको लगता है कि उसमें खासी जान पड़ सकती है अगर वो ये कहें या ये एक प्ली लेकर चलें कि जी ये तमाम ऑडियो लीक्स वगैरह, इससे ये साबित हो रहा है कि जो पिछली कन्विक्शंस थी वो गलत हुई थी। और अभी आपने सुना जावेद साहब कह रहे हैं कि दरअसल महंगाई उनका एजेंडा है, NA 133 से विड्रॉ कर लिया है पीटीआई ने, जो बाय इलेक्शन होने जा रहा है, तो क्या वो भी, उसका भी यही रीजन है जो महंगाई से मुंसलिक है? नहीं नहीं, वो तो वो वहाँ पे जो कैंडिडेट था वो उसकी गलती है, उसके अंदर और कोई वो मसला नहीं है। हम लोगों ने कहीं विड्रॉ नहीं किया था। वो कैंडिडेट के जो पेपर्स थे वो गलत फिल अप हुए थे, वो उसके ऊपर मसला था, वो एक टेक्निकल इशू है, उसके अंदर हम विड्रॉ कहीं भी नहीं करेंगे। जो बात हम कह रहे हैं कि जो जर्नलिस्ट ये बात कह रहा है और जो पीडीएम बात कर रही है, भाई कोर्ट में ले जाना इस ऑडियो कैसेट को, ये जो ऑडियो लीक है इसको ले जाएं कोर्ट में, बोले इसका फोरेंसिक कराएं जाके, भाई जुर्रत पैदा करें अपनी जो इनकी सोच है, जो इनकी मूवमेंट ये करना चाह रहे हैं उसके अंदर दम पैदा करें। ये ऑडियो लीक अगर ले जाए और वो आपको कह रहे हैं कि ये कोर्ट में ले जाए, जी नहीं, हम तो इसलिए कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं, नहीं मोना, हम तो कह रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि ये लोग जानबूझ के अपने केसेस को गंदा उसको उसकी अंदर गंदगी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि ये लोग जुडिशरी के ऊपर, देखें फौज के पीछे ये लगे रहे, फौज के बारे में क्या कुछ इन लोगों ने गलत अल्फाज नहीं कहे और डायरेक्टली नाम लेकर सिर्फ अपने इक्तदार की खातिर और अपनी अना की खातिर इनने नाम लिए, इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ के, उन्हें फौज के चीफ के नाम लिए। ये किसको खुश कर रहे थे? एक बात। नंबर दो, ये वही पार्टी है कि जब इन लोगों ने वो चीफ जस्टिस से सजाद अली शाह, उनको जाके इन लोगों ने धिक्के दिए, थप्पड़ मारे, जो कुछ कर सकते हैं इन लोगों ने किया। अभी वो काम कर नहीं सकते हैं तो इन लोगों ने ये काम शुरू कर दिया। तो मैं इनको ये कह रहा हूं कि मैं इधर जावेद अब्बासी साहब से इत्तफाक करता हूं कि हकायक सामने आने चाहिए, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ये इनकी मन घड़त एक चीज है। इनको अगर हम ये कह रहे हैं कि इनकी मन घड़त है तो ये कोर्ट में ले जाए ना, ये क्यों नहीं कोर्ट में लेके जाते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ जुडिशरी के ऊपर से एतमाद खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और जुडिशरी को भी चाहिए कि अगर उनके ऊपर लोग शक से देख रहे हैं तो इस चीज को क्लैरिफाई करें, इस चीज का सच सामने आना बहुत जरूरी है। पीडीएम इसका कहां पे मार खा रही है? ये लोग एक दूसरे के साथ सिंसियर नहीं है, एक दूसरे के ऊपर शक करते हैं। मतलब हालत ये है कि जब ये लोग आपस में सिंसियर नहीं है, हर कोई इस चक्कर में है कि मुझे बड़ा रोल मिले और वो सारे मेरे पीछे आए, ऐसे तो नहीं होता है ना। सदाकत इन लोगों में कोई भी नहीं है, खलूस इनमें कोई भी नहीं है। अगर ये बात होती, जैसे झूठ बोला इन लोगों ने कि पाकिस्तान के कर्जे बढ़ गए, हाँ मतलब कर्जे बढ़ गए, हम लोगों ने 15% कर्जों में कमी की है, और फिर ये कहते हैं कि मईशत तबाह है। भाई $26 अरब की एक्सपोर्ट्स हुई है, मईशत कहां पे तबाह है? दुनिया की मईशतें तबाह हो गई है, पाकिस्तान की तो ग्रो कर रही है। पाकिस्तान की जीडीपी ग्रो की है, हमारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कई जगह 27% है, कई जगह आप एट लेंथ इसके ऊपर बात करें। फॉर नाउ आई वुड लाइक टू थैंक बोथ द जेंटलमैन, दोनों हजरात का शुक्रिया। सैयद यावर अब्बास बुखारी, बैरिस्टर अब्बासी हमारे साथ इस सेगमेंट में थे। शॉर्ट ब्रेक, वापस आते हैं, स्टे विद अस।
आइए इस इमारत की तामीर में उम्मीद की एक ईंट लगाएं और अपने हाथों से इस अस्पताल की तामीर करें। शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल, कराची। अपने एहतियात से ईंट लगाने के लिए 0800 11 555 पर कॉल करें। बहुत बहुत मुबारक हो। ये वो इदारा है जिसने बड़े बड़े लेजेंड्स बनाए और जहाँ भी हम दुनिया में जाते हैं, जिस कोने में भी, हमें पीटीवी के नाम से ही जाना जाता है। ये मेरी दुआ है कि पीटीवी हमेशा हमारे दिलों में, हमारे जहनों में, हमारी ज़िंदगियों में पॉजिटिविटी लाता रहे और हमेशा लॉन्ग लिव पीटीवी। इन्होंने उर्दू ज़बान का हक़ अदा किया, हक़ मेज़बानी भी अदा किया। बेस्ट कंपेयर एंड देन प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। देर से मिला लेकिन फिर बहुत मिला। पाकिस्तान टेलीविज़न की बात कर रहे हैं, क्या खूबसूरत ताबनाक हमारी रिवायात हैं। तारिक अजीज़ साहब, कमल नसीर साहब, फारूक कैसर, कैसे कैसे बड़े लोग थे मौजूद जब आपने एंट्री दी थी। न दिल पे बोझ है कोई, न गम का साया है। लेकिन आज मैं पलट के देखता हूँ तो मैं अपने आप को इतना खुशनसीब समझता हूँ। मेरे लिए क्या एजाज़ की बात है कि मेरा लिखा हुआ स्क्रिप्ट अनवर मकसूद साहब ने भी पढ़ा है और ज़िया साहब ने भी पढ़ा है। क्या चीज़ आपको शमोन में जो है पसंद आई थी? पहली चीज़ जो एक लड़की को अच्छी लगती है वो लड़के की लुक्स, गुड लुकिंग, हैंडसम। अच्छा, कभी आपको डर रहा हो कि कहीं फिसल ही ना जाए? फिसल भी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी आप तंग पड़ती हूँ तो कौन मनाता है? ये इन 17 सालों में मैं एक दिन भी नहीं गिनवा सकती कि शमून ने मुझे मनाया है। हाउ कम आपने एक्टिंग की तरफ नहीं शौक फरमाया? जब हम कॉम्पेयर के तौर पे आते हैं तो हम अपनी आइडेंटिटी लेके आते हैं। अब हमारे ड्रामों में दिखाते हैं सास है वो तो विलन है, नंद है वो तो फितना है। पाकिस्तान की तहजीब की शक्ल बैनुल अक़वामी बिरादरी में पाकिस्तान टेलीविज़न का ड्रामा था। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान टेलीविजन की 57वीं सालगिरह आज हम मना रहे हैं और पहला सेगमेंट शुरू करने से पहले ही जैसे मैंने आपसे अर्ज किया था, इससे पहले ब्रेक से कबल, बिफोर द ब्रेक वी स्पोक अबाउट द पॉलिटिकल सिनेरियो और सियासी और जो लीगल एक पर्सपेक्टिव्स हैं उन तमाम पे बात की। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली नाजरीन, पाकिस्तान टेलीविजन आज 57 साल अपने पूरे कर चुका है और यकीनन मदर ऑफ ऑल टीवी चैनल्स पाकिस्तान टेलीविज़न को राइटली इसी तरह से, इसी सेंस में कहा जाता है, चूँकि बहुत सारे बड़े बड़े इस मुल्क के जो नाम हैं, नामवर जो टीवी पर्सनालिटीज़ हैं, शख्सियात हैं, तमाम के लिए ये एक नर्चरिंग एक यूनिवर्सिटी है और एक स्कूल की बुनियाद, एक स्कूल की हैसियत पाकिस्तान टेलीविज़न उन तमाम टीवी पर्सनालिटीज़ और अशखास के लिए रखता है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो लिहाजा इन तमाम ग्लोरियस जो 57 साल हैं, एक तो इनकी याद ज़रूर आज ताज़ा करेंगे और डाउन द मेमोरी लेन पाकिस्तान टेलीविज़न की मायानाज जो प्रोडक्शंस थी उनके साथ आज हम जाएंगे सेकंड सेगमेंट के तहत। और मोर ओवर बात ये कि बतौर स्टेट ब्रॉडकास्टर पाकिस्तान टेलीविज़न अपने इस विजन को, अपने उसी अज़्म को मज़ीद किस तरह से बेहतर तौर पर आगे बढ़ा सकता है, ये एक खासा ज़रूरी सवाल है जो कि हम दूसरे सेगमेंट के तहत टेबल करने जा रहे हैं। और इस वक्त जिन मेहमानों ने हमें ज्वाइन किया है और आई थिंक देर द बेस्ट इन दिस रिगार्ड, जिनसे हम ये बात कर सकते हैं एंड वेरी पर्टिनेंटली। नाज़रीन, आई एम जॉइंड बाय जनाब अतर वकार अजीम जो कि हमारे साथ बज़रिया DSNG TV लिंक हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं। वेरी रीनोन्ड पर टीवी पर्सनालिटी, पाकिस्तान टेलीविज़न के साबिक जनरल मैनेजर और स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स में एक पायनियर की हैसियत पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए आपने रखी। बहुत शुक्रिया अतर साहब आपके वक्त के लिए, आपकी मौजूदगी के लिए। और हमारे साथ जनाब मंजूर कुरैशी भी हैं, फॉर्मर जनरल मैनेजर पाकिस्तान टेलीविज़न और अ वेरी सीजन्ड एक्टर हिमसेल्फ।
बहुत शुक्रिया मंजूर साहब, यू आर वन ऑफ द वेरी सीजन्ड फेसेस ऑफ द टेलीविजन स्क्रीन इवन टुडे, और बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए ज़रूरी मौके पर और इस ज़रूरी रोज़ पर वक्त निकाला है। आईड लाइक टू स्टार्ट विद अतर वकार अजीम साहब, अगर आपसे मैं बात का आगाज़ करूँ, फरमाइएगा क्या आप अपने सबसे ग्लोरियस मेमोरी के तौर पर रिकॉल करेंगे पाकिस्तान टेलीविज़न से मुंसलिक रहते हुए जो आपके इतने गोल्डन साल थे, और अगर हमने बतौर स्टेट ब्रॉडकास्टर इसी जिम्मेदारी को मजीद बेहतर तरह से निभाना है और टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर हमने उसी ग्लोरी में वापस भी जाना है, क्या प्रेपोजिशंस हैं? यू आर द बेस्ट पर्सन अलॉन्ग विद ऑफ कोर्स मंजूर साहब जिनसे मैं ये सवाल कर सकती हूँ। थैंक यू वेरी मच मुना। पहले तो पीटीवी के 57 इयर्स एनिवर्सरी पे बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। आपने एक अपने क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है वो थोड़ा मुश्किल है। देखें 33 इयर्स किसी ने अपनी पूरी लाइफ पीटीवी में गुजारी हो, जो उसको अपना घर, आपने बिल्कुल सही कहा, ये एक यूनिवर्सिटी की तरह है और ये एक फैमिली की तरह था। हम लोग 18 घंटे काम करते थे और इसमें ये नहीं कि सिर्फ मैं ही बल्कि पूरी टीम जो है, चाहे वो प्रोडक्शन की हो, करंट अफेयर्स की हो, स्पोर्ट्स की, हम लोग दिन रात पीटीवी में रहते थे, कई बार पीटीवी में सोते भी थे। जहाँ तक आपने बात की ग्लोरी के, देखिए मैंने करंट अफेयर्स में भुट्टो साहब से लेके परवेज़ मुशर्रफ तक सबके साथ बहुत क्लोजली काम किया और बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्से वाक़यात, आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि मैं आपसे शेयर कर सकूं। और इसी तरह स्पोर्ट्स में मैंने क्रिकेट के 2 वर्ल्ड कप जो हुए यहाँ वही मैंने किए, स्क्वॉश का वर्ल्ड कप मैंने किया, स्क्वॉश शुरू पाकिस्तान में मैंने की, हॉकी का वर्ल्ड कप, चैम्पियंस ट्रॉफी, ये सब मैंने की। लेकिन मैं चाहता हूँ कि नाजरीन के लिए, थोड़ा आपके लिए, अब आप क्योंकि बाद में आने वालों में से हैं करंट अफेयर्स के, तो मैं अगर टाइम है तो मैं आपको 2 छोटे छोटे किस्से सुना दूं। जी जी सर, बिल्कुल, हुकुम। एक तो ये है कि जिस दिन परवेज़ मुशर्रफ साहब ने चार्ज लिया था तो उनकी स्पीच भी मैंने ही रिकॉर्ड की थी और कोई 5 - 5.5 घंटे वहाँ रहे, जिसके बाद वो फिर स्पीच करने के लिए आए। तो वो फुल यूनिफॉर्म में नहीं थे क्योंकि एक सफारी सूट में आए थे वो फ्लाइट से, खाली उन्होंने जैकेट कमांडो वाली पहन ली थी। तो जब रिकॉर्डिंग ख़त्म हुई तो मैंने उनसे पूछा कि सर एक क्वेश्चन मैं करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा हाँ बोलो। मैंने कहा जी आपकी स्पीच से पहले नेशनल एंथम होगा कि नहीं होगा? तो उन्होंने कहा वाई? मैं कहा नॉर्मली हेड ऑफ़ द स्टेट या हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट से पहले हम चलाते हैं नेशनल एंथम। आई एम सॉरी आई डोंट नो योर पोजीशन। उन्होंने कहा ओके यू टेल मी। मैंने कहा सर नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा ओके नो नेशनल एंथम। तो परवेज़ मुशर्रफ साहब तो इस तरह के एक वो थे, इवन ऑन दैट डे जिस दिन वो उन्होंने मार्शल लॉ लगाया और टेक ओवर किया। एक इंटरेस्टिंग और कहूँगा, हैं तो बहुत सारे, बीबी के भी, भुट्टो साहब के भी। एक रिकॉर्डिंग मैंने की थी जब नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तो सिंध में आपको पता है दादू में डाकुओं का बहुत एक राज चल रहा था, लोग जाते नहीं थे। तो फिर नवाज शरीफ साहब ने कहा कि नहीं, मैंने दादू में जाके खेतों में बैठ के एड्रेस करना है नेशन को। अब बड़ी मुश्किल से वहाँ हम सब पहुँच गए। अब एक पलंग पे बैठना था। सिंध में जो पलंग होते हैं वो हाइट उनकी ऊपर होती है, पाए बड़े लंबे होते हैं। अब वो बैठे तो उनके पाँव ना ज़मीन पे लगे। ज़मीन खोद के वो पलंग को वो नीचे किया। अब जब वो बैठे तो फिर वो शेरवानी पहने थे। तो मैंने उनसे कहा कि सर सही नहीं लगता कि मंडी से बैठ के शेरवानी, वेस्ट कोट पहन लें और ऊपर से अजरक। अच्छा चलो ले आओ। तो इस तरीके से, और उस रिकॉर्डिंग के दौरान और भी बहुत सारी चीज़ें हुई जो मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं हैं इस वक्त करने के। तो लेकिन मैंने भरपूर लाइफ गुजारी है पीटीवी में। बहुत ट्रेजर्ड मेमोरीज हैं ये, और आप यकीनन जी असासा सॉरी क्या हैं, कह रही हैं आप? पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए भी और बल्कि तमाम टीवी इंडस्ट्री के लिए भी। आईड लाइक टू ऑल्सो इंक्लूड मंजूर कुरैशी साहब, चूँकि
जैसे स्पोर्ट्स और करंट अफेयर्स में आप हमारे लिए एक पायनियर की हैसियत रखते हैं। अब मंजूर साहब, ड्रामाज और प्रोडक्शन के हवाले से आपने मंजूर साहब आपने पीटीवी में कंट्रीब्यूट किया है। अभी भी आप तमाम स्क्रीन्स पर एक बहुत माया नाज हम तमाम के लिए एक फिगर हैं और पर्सनालिटी हैं। ये बताइएगा, आप कैसे रिकॉल करेंगे आपके तमाम ये जो ग्लोरियस साल गुजरे पाकिस्तान टेलीविजन में, और कोई इस किस्म की प्रोडक्शन, क्योंकि ड्रामास तो पाकिस्तान टेलीविजन के ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि तमाम एशिया भर में, हत्ता कि भारत तक में मकबूल तरीन हुआ करते थे। और ये कहने में हम गलत नहीं होंगे कि भारत ने खासा लेट अपने ड्रामा इंडस्ट्री को फ्लरिश किया, और उसकी भी जो उन्होंने ओरिजिनेट जहाँ से वो बात की थी वो पाकिस्तान के और पीटीवी के ड्रामास की देखा देखी ही की थी। Well, it's a voyage of joy and glory, and it's a voyage of sharing and learning. I'm grateful to the entire PTV family for having me in this studio on the anniversary. 57th anniversary. I don't know about the early 7 years, but I do remember the 50 years, a century, when I entered in this building as an actor and then said goodbye as a general manager. Actually, PTV's success was very simple, very simple. हमारे तमाम उस्तादों ने कंटेंट पे बड़ी तवज्जो दी, और जो हमारे उस्ताद थे वो लिटरेचर से आए थे या लिटरेचर पढ़ के आए थे, उर्दू अदब, अंग्रेजी अदब से बहुत अच्छी तरह वाकिफ थे, कहानी की रूह को समझते थे, किरदार के जज्बे को समझते थे, और इसी हवाले से जब ड्रामा बनता था तो ड्रामे का ताना बाना और बुनत बहुत खूबसूरत होती थी। ये सीन्स एक दस्तकारी की तरह लगते थे, वाह। और उन्हीं के गाइडेंस में जितने भी हमारे साथी अदाकार, मेरे सीनियर्स, मेरे हमअसर और मेरे जूनियर्स, बहुत कुछ सीखने को मिला। वो सीखने में कभी कंजूसी नहीं करते थे, और सिखाने वाले भी जब मंजूर साहब आपको बल्कि आपने बड़ी खूबसूरत बात की है कि जिस तरह से सीन्स लिखे जाते थे और जिस डिटेल टू कंटेंट पर ध्यान दिया जाता था, बल्कि आपको भी हम माशाल्लाह इसी तरह से रिकॉल करते हैं। आपकी माशाल्लाह जो आवाज़ है वो बहुत इट्स ऑलवेज बीन योर ट्रेडमार्क हियर इन पीटीवी एज वेल। हम इसी तरह से माशाल्लाह आपको रिकॉल भी करते हैं और आपको वही चीज़ आगे बढ़ाते हुए अभी भी देखते हैं ऑन वेरियस टीवी स्क्रीन्स। जनाब अतहर साहब, सर आइड लाइक टू नो फ्रॉम यू, ज़बान पर कमांड का पीटीवी को बहुत एक उबूर हासिल है, और करंट अफेयर्स में, न्यूज़ में आपको पता है आप एक टीचर फिगर हैं इन तमाम उमूर पर, कि जिन ज़बान और जिन तलफ़्फ़ुज़ पर हम ध्यान देते हैं, गालिबन वो चीज़ बहुत लेट अडेप्ट की तमाम दीगर चैनल्स ने जो कि पीटीवी के बाद फिर आए, मार्केट में आए, और फिर अब उसी तरह से उन्होंने अपना नाम बनाया है, अपनी एक जगह बनाई है। लेकिन ये जो ज़बान पर एक कमांड का और जो एक हमारे तमाम टीचिंग के एक हिस्सा हुआ करता था, एक अहम हिस्सा हुआ करता था, इसको आप कैसे देखते हैं? हाउ डू यू सी इट्स सिग्निफिकेंस इन डिलीवरिंग अ रिपोर्ट और अ न्यूज़ या करंट अफेयर्स के उमूर पर? देखिए, ये बहुत ज़रूरी है। हमारे ज़माने में देखें, हमने सब कुछ ये सीखा असलम अज़हर साहब से,
असलम अजहर साहब की मादरी ज़बान उर्दू नहीं थी, लेकिन वो सबसे ज़्यादा अच्छी, जैसे ज़िया मोहिउद्दीन साहब हैं, असलम अजहर साहब हैं, बिल्कुल आप उनकी उर्दू देखें बिल्कुल तो हम सब ने जो है तलफ़ुज़ पे जितना ये लोग जोर देते थे, तो ट्रेनिंग हमारी वहाँ से हुई। जो हमने कोशिश की कि जो हमारे साथ आ रहे हैं यंग लोग, क्योंकि करंट अफेयर्स में तो मेरा माशाल्लाह से मैंने कोई 8-10 लोग ट्रेंड किए जो अब रिटायर भी हो गए हुए हैं। तो एक जो शुरू की ट्रेनिंग हमें मिली है ना, वो ट्रेनिंग हमारे बहुत काम आई। लेकिन मैं अब देख रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता अब सारे चैनल्स पे, इट्स नॉट ओनली पीटीवी, प्राइवेट चैनल्स पे भी अब वो तलफ़ुज़ और जो न्यूज़ पढ़ते हैं लोग, अब उनमें वो बात नहीं लगता है, कोई उनको मॉनिटर नहीं कर रहा। तो आई थिंक कि ये बहुत ज़रूरी है हमारे कल्चर के लिए भी और लोगों को, और जो यंगस्टर हैं उनके लिए भी, कि हम किस तरह की ज़ुबान बोल रहे हैं। अब मैं यंगस्टरों को क्या कहूँ, आजकल तो पॉलिटिशियन जिस तरह की ज़ुबान बोल रहे होते हैं रोज़ चैनल्स पे, आप उससे अंदाज़ा लगा लें। बिल्कुल बिलाशुबा। फिर जो आपने एक शुरू में बात की थी कि इस पीटीवी कैसे वो होगा, देखिए मैं पीटीवी जो मैंने जैसे कहा वो तो हमारा घर था और हमेशा रहेगा। वो इंस्टीट्यूशन थी, वो इंस्टीट्यूशन रहेगी, यूनिवर्सिटी रहेगी। मुझे अफसोस होता है पीटीवी को अब देख के, आप यकीन करें मैं पिछले कोई 5-6 साल से मैं पीटीवी गया नहीं, क्योंकि मुझे अफसोस होता है जाते हुए। हमने जो दिन देखे थे, जिस तरह से दिन रात वहाँ पे रौनक होती थी, बिल्कुल अब वहाँ बिल्कुल अक्सर एक सुनसान सा माहौल मिल रहा है, कोई काम नहीं हो रहा। मैं चाहता हूँ पीटीवी वैसे उन दिनों में वापस आए और एक पीटीवी का नाम हो, और पीटीवी जो है वो इन प्राइवेट चैनल्स को बताए कि देखें अब पीटीवी इज़ बैक। करेक्ट करेक्ट, क्योंकि दैट पीटीवी इज ने द नीड ऑफ द जैसे आवर आपने इंडीड। बात की हिंदुस्तान में, मैं क्योंकि वहाँ इंडिया में, और इंडिया में भी मैंने वर्ल्ड कप और टेस्ट सीरीज़ की हैं, तो मुझे पहले से फ़ोन आ जाते थे जी फला फला प्रोग्राम या फला फला की कवाली अपने साथ ज़रूर लेके आए। जी तो पीटीवी ने तो इंडिया में भी हमारे क्या, और फिर ये बाद में भी आजकल भी हमारे बहुत सारे प्रोग्राम जो हैं वो इंडिया में ड्रामे लोग देखते हैं, दोस्तों से मंगवाते हैं। तो हमें पीटीवी जो है, पीटीवी को पुराने दिनों की तरफ प्लीज़ ले आएँ। जो पीटीवी को देख रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि हमने ऐसे खूबसूरत दिन देखे हैं इंशाल्लाह टू पीटीवी दैट। में, बिल्कुल, ये आपने और बहुत हम सब ज़रूरी बात की है, पीटीवी बहुत के वो ज़रूरी जुज़ है इस खूबसूरत बात दिन का। दोबारा से देखना चाहते हैं। मंजूर साहब, मैं यही आपसे भी जानना चाहती हूँ कि जिस तरह से इनैक्टमेंट, क्योंकि आप एक बहुत मायनाज आर्टिस्ट भी हैं, जिस तरह से इनैक्टमेंट पाकिस्तान टेलीविज़न ने और पीटीवी ने, यानी एक थिएट्रिकल स्टाइल में जिस तरह से हम शूट किया करते थे, इस हवाले से बताइएगा। जाहिर है अब तो एक फ़ास्ट पेस ज़्यादा हो गया है, तमाम जो ड्रामास वगैरह का भी जो शूटिंग है या ये तमाम चीज़ें, लेकिन जो एक थिएट्रिकल स्टाइल हमने पीटीवीज़ के बुलंद और बहुत जो पीटीवी के लार्ज स्टूडियोज थे, बड़े मैग्नानिमस किस्म के, वहाँ पर जो चीज़ हमने देखी है, क्या वो चीज़ आप समझते हैं कि एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है और एक आर्टिस्ट की परफॉर्मेंस में उस चीज़ का जो निखार आता है, दैट शुड कम अगेन इन सम वे और द अदर? मोना, इस सब का दारोमदार है कि आप अपने काम पर, अपने प्रोफेशन पर कितनी तवज्जो दे रहे हैं, उससे कितनी मोहब्बत करते हैं। पहले जो ड्रामास होते थे प्रॉपरली रिहर्स्ड होते थे, हाफ कुक्ड डिश नहीं होती थी, वो प्रॉपर तरीके से रिहर्सल्स होती थी, एंड डायलॉग डिलीवरी, स्ट्रेसेस on the words, yes, or movements, body language, looks. कपड़ों वपड़ों की परवाह नहीं होती थी उस जमाने में, क्या पहना है, अच्छे लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं, एक्ट सही होना चाहिए सारा। और एक और चीज थी, किड्स पॉलिसी वाज वेरी सिंपल, बहुत आसान सी, बड़ी लतीफ सी पॉलिसी थी। एक बार हमने इफ्तिखार आरिफ साहब के साथ बैठे थे, हमने कहा जी आज ये ब्रेक कर दें कि पीटीवी की पॉलिसी क्या है,
आखिरी एक फतवा सुना दें। तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की कि जो भी ड्रामा बनाना चाह रहे हो या म्यूजिक पेश करना चाह रहे हो, बनाते हुए ये ज़रूर सोचना कि क्या ये मैं घर में अपनी वालदा के साथ, अपनी बहन के साथ, अपनी बेटी के साथ, दादा दादी के साथ, नाना के साथ, नानी के साथ बैठ के देख सकता हूँ। बहुत खूबसूरत बात है क्योंकि हमारे यहाँ तो जी। कम्युनल व्यूइंग सिस्टम है, फैमिली व्यूइंग सिस्टम है, सब साथ होते हैं। कैन यू अफोर्ड दैट? आपके दिल से आवाज आएगी कि हाँ ये मैं दे सकता हूं या नहीं दे सकता। जब कोई शक हो हटा दो उसे। फैमिली व्यूइंग सेगमेंट्स बनाओ, ड्रामा बनाओ। और एक दूसरी बड़ी खूबसूरत टिप होती थी, इफ देयर इज एनी डाउट एडिट इट आउट। किसी भी मामले में कहीं कोई पजल हो, आप निकाल दो। बुरे जुमले ऑडियंस तक नहीं जाने चाहिए। राइट सर, यस। तमीज होनी चाहिए किरदारों के दरमियान। बहुत आपने उनके खूबसूरत बात behavior की में है वो और हमारी दरअसल यही जो एक बात थी कि एक जो खानदानी रवायत है, अमेलगमेशन थी जो तहजीब उसमें भी है, पीटीवी ने किरदार एक अदा किया था, क्योंकि जिस तरह के ड्रामाज और जो प्रोडक्शन पीटीवी की थी, तमाम फैमिली एकजुट होकर इकट्ठा अपने तमाम मसरूफियात से वक्त निकाल कर उन चीज़ों को देखा करते थे और एक फैमिली अमेलगमेशन का भी ये मौका था। इस नोट पे नाजरीन एंड करेंगे और ये सेकंड सेगमेंट हमें हमारे साथ स्टॉलवर्ड्स थे पाकिस्तान टेलीविजन के, जनाब मंजूर कुरैशी, जनाब अतर वकार अजीम। दैट विल बी ऑल फ्रॉम अस, इंशाल्लाह सी यू अगेन। अल्लाह हाफिज़। आइए